सोचो, एक ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन है, चारों तरफ समंदर, टाइट सिक्योरिटी, और फिर भी एक आदमी ठान लेता है कि वो यहाँ से निकलकर दिखाएगा। अब सवाल ये है, क्या दिमाग, हिम्मत और चालाकी मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना पाएंगे? कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस नाम के आदमी को दिखाया जाता है। मॉरिस हमेशा बैंक लूटकर भाग जाया करता था, इसीलिए इस बार उसे एक ऐसे जेल में डाला जा रहा था जहां से निकल पाना ना के बराबर है। उस जेल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी और अगर कोई यहाँ से निकल भी जाता तो उसका आजाद हो जाना या फिर भाग जाना उसके जान के लिए काफी खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि इस जेल को एक आइलैंड पर बनाया गया था जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आते थे। जेल में आते ही मॉरिस के पूरे बॉडी को चेक करके उसे यूनिफॉर्म दिया गया और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही डिसिप्लिन था। कैदियों को अपनी मर्जी से चलने तक को इजाजत नहीं थी। सभी लोग सुबह की घंटी बजने से उठकर यूनिफॉर्म पहने बाहर निकल आते थे और लाइन में लगकर अपना ब्रेकफास्ट लेते थे। इस जेल में आते ही मॉर्डन नाम का आदमी मॉरिस से कहने लगा कि तुम्हारा अल्कट्राज में स्वागत है। दरअसल इस जेल का ही अल्कट्राज नाम था। खाने के टेबल पर लिटमस नाम का एक आदमी मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस उसे अपना खाना दे भी देता है, लेकिन तभी वो टेबल के नीचे देखने लग गया कि ये आदमी चुपके से यहाँ एक चूहा पाला हुआ था जिसे रोज उसे खाना खिलाता था। थोड़ी देर के बाद वार्डन मॉरिस को बुलाया, जो वो उससे बताता है कि मैंने तुम्हारी कई कहानियां सुनी हैं। तुम हर जेल को तोड़कर भाग जाते हो, लेकिन इस जेल को तोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जितनी टाइट सिक्योरिटी तुम्हें दिख रही है उसे चकमा देकर अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो चारों तरफ तुम्हें पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कि तभी इन्हीं बातों के दौरान मॉरिस चुपके से एक नेल कटर चुरा लेता है। मॉरिस यहाँ पर वार्डन के सामने वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे वो कितना मासूम है और वो यहाँ से भागने का तो वो सोच भी नहीं रहा होगा। इसीलिए वार्डन उसे लेकर एकदम फिक्र हो जाता है। नेल कटर के साथ मॉरिस अपने सेल में वापस आ जाता है और अपने बाइबल के अंदर उस नेल कटर को छुपा देता है। मॉरिस को लग रहा था कि वो उस नेल कटर से जेल में होल करके भाग जाएगा। सुबह के टाइम में काम के दौरान सारे कैदी जब नहा रहे थे तो वुल्फ नाम का कैदी दोबारा से मॉरिस को तंग करने लग गया, जो पहले भी कई बार उसे तंग कर चुका था। मॉरिस ने पहले उसके साथ शराफत से पेश आया, लेकिन अब वो उसका असलियत दिखाते हुए उसकी खूब पिटाई करता है, जिसकी वजह से बेचारा वुल्फ की दादागिरी वहीं पर झड़ जाती है। यहाँ के सारे लोग मॉरिस से और भी ज्यादा डरने लग गए थे, क्योंकि अब तक सभी कैदी वुल्फ से डरते आए थे और अब क्योंकि मॉरिस ने वुल्फ को ही मार दिया था तो इसका साफ मतलब था मॉरिस कितना खतरनाक आदमी रह चुका होगा। यहाँ पर मॉरिस को जेल के लाइब्रेरी के अंदर काम दिया जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से हुआ जिसकी उम्र 40 थी, जो पिछले 20 साल से इसी जेल के अंदर कैद पड़ा है। यानी उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार डाली है। काम खत्म होने के बाद मॉरिस यहाँ एक और कैदी से मिला जिसे पेंटिंग करने की काफी ज्यादा ही शौक थी। वो अपनी ही पेंटिंग बना रहा था और उसने अपने शर्ट के ऊपर एक फूल बनाया हुआ था। मॉरिस पूछता है कि तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं। तब पेंटर कैदी कहने लगा कि ये फूल मेरी खुशियों को जाहिर कर रहा है जो मेरे दिलों में बसा हुआ है। ये सुनने के बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वो उससे पूछने लग गया कि क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं, क्या आप मेरी इसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसकी ऐसी बात को सुन इंग्लिश हंसने लग जाता है। कहने लगा कि ये जेल नहीं बल्कि एक कब्र है और यहाँ से निकलने के लिए हमें पहले मरना ही पड़ेगा। वो उसे समझाता है कि मान लो कि अगर तुम इस बड़ी सी दीवार को भी पार कर लेते हो और यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास के साथ साथ सारे रेंजर्स को भी चकमा दे देते हो, तो भी भागकर कहाँ जाओगे? उस ठंडे बर्फीले पानी जिसमें जाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेहतर यही है कि चुपचाप इस जेल में अपनी जिंदगी गुजारो, कम से कम यहाँ तुम जिंदा तो रहोगे। खैर, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि उसे अब लाइब्रेरी के बजाय कारपेंटर शॉप में जॉब मिल रही थी और हर घंटे की उसे 50 सेंट भी दिए जाने थे। पैसों के लिए नहीं, बल्कि मॉरिस ये सोचकर हाँ भर देता है कि वहां जरूर उसे कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो जेल से भागने में उसकी मदद करेंगे। मॉरिस यहाँ पर हर एक कैदी जिस पर विश्वास करना था उन्हें पता लगा लिया था कि कौन विश्वास के लायक है। उसे लिटमस भी विश्वास करने लायक कैदी लगा था। मॉरिस लिटमस से इस जेल से भाग निकलने का तरीका पूछता है तो लिटमस बताता है कि हर कमरे में एयर वेंट है और उसी एयर वेंट के जरिए ऊपर छत पर जाया जा सकता है और वहां से जंप करके इस जेल से आराम से भागा जा सकता है। अभी ये सब इस मुद्दे पर बात ही कर रहे थे कि एकदम से वुल्फ मॉरिस पर अटैक करने के लिए पीछे से आ जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारकर उसके हाथों में लपेटते हुए वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब वॉच टावर में खड़े हुए गार्ड्स देख लेते हैं और ऊपर से ही शूट करते हुए इन्हें रोक लेते हैं। इनके बीच लड़ाई के बदले इन्हें टॉर्चर सेल में रहने की सजा दी जाती है।
रात भर दोनों को तरह तरह के टॉर्चर सहन करने पड़ जाते हैं और 2 हफ्ते बाद इन्हें टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से बाहर आने के बाद मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम बैक का नोट भेजता है। इसी दिन मॉरिस के साथ वाले सेल के अंदर चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जो वो भी बहुत ही जल्द मॉरिस का दोस्त बन गया था। मॉरिस देखते ही देखते यहाँ अपना एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया था, जो सभी को वो ये सीक्रेट बता चुका था कि वो जल्द ही इस जेल से भाग जाएगा। इन लोगों की गैर मौजूदगी के अंदर इन सभी के सेल को वार्डन जाकर चेक करता है और जब वो पेंटर के सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पेंटर पहले से अब और भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स करने लग गया था। पता नहीं क्यों उसे इस बात को लेकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स जलाने के साथ साथ उसे आगे से पेंटिंग ना बनाने का ऑर्डर दे देता है। पेंटिंग की बजाय अब उसे कारपेंटर वाली सेल में काम ही करना पड़ता था। पेंटर जिसने अपने सारा खुशी को अपने पेंटिंग में लगा दिया था, वार्डन के इस फैसले से वो अब पूरी तरह से टूट गया था। इसी गुस्से में वो अपनी तीनों उंगलियों को ही काट दिया जिससे वो पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहने लगा कि जाकर अपने वार्डन को दे दो। ये देखने के बाद तो वो खुश हो जाएगा। यहाँ पर पता चलता है कि मॉरिस बेशक एक चोर तो था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उस पेंटर के लिए उसे दुख हो रहा था। उसी पेंटर के दुख में वो चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ ही था कि उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी सेल के एयर वेंट के अंदर से निकल रहा है। वो समझ गया था कि इस एयर वेंट के पीछे काफी ज्यादा मात्रा में जगह है जहां पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। मॉरिस का प्लान अगले दिन से उसे और भी ज्यादा आसान लगने लग गया था, जबकि उसी दिन 2 और कैदी इस जेल के अंदर आए। ये कैदी पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और ये तीनों मिलकर पहले भी एक जेल से भाग निकले थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी ठीक मॉरिस की तरह ही तेज चलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी को अपने लोगों से मुलाकात करने का एक दिन दिया जाता है। इंग्लिश काफी सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और उसे ये देखकर रोना आ गया कि उसकी बेटी अब बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा वक्त नहीं गुजारा हुआ था। जबकि चार्ली को भी ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है और लगभग 1 या 2 महीने के अंदर इस दुनिया से विदा हो जाएंगी। ये सुनने के बाद अब वो भी फैसला करता है कि उसे इस जेल से अपनी मॉम के लिए भागना ही होगा। इसीलिए वो रात में आकर मॉरिस से कहने लगा कि अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। ये लोग अब बड़ी ग्रुप बनाते हुए भाग निकलने की प्लानिंग करने लग गए थे और मॉरिस सभी को बताता है कि सबके कमरों में एक एयर वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन वो एयर वेंट छोटा है, उसमें से हम गुजर नहीं सकते। मगर ये भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस जेल को खारे समुंदर के पास में बनाया गया है। इसी वजह से जेल की दीवारें बहुत ही ज्यादा खोखली हो चुकी हैं और इन्हें खोदना बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें वेंट के आसपास के दीवार को खोदना होगा ताकि वहां से निकलकर हम ऊपर चढ़ सकें। लेकिन अफसोस कि मेरे पास एक छोटा सा नेल कटर है जिसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं खोद पा रहा हूं। अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे कोई बड़ी चीज चाहिए। खाना खाते हुए ये लोग अभी बात करने ही बिजी थे कि तभी मॉरिस को चम्मच का ख्याल आया। लेकिन मैटर तो ये था कि ये लोग चम्मच लेकर कैसे अपने अपने सेल में जाते। मॉरिस अपने एक साथी को लेकर बहाना बनाते हुए गार्ड के पास जाकर कहने लगा कि मेरा चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे एक दूसरा चम्मच लेने की इजाजत दे देता है और इतनी ही देर में दूसरा आदमी गार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। मॉरिस एक के बजाय 2 चम्मच को उठा लेता है और एक को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अब यहाँ पर एक और मैटर फंस रहा था कि रात में जब मॉरिस वेंट के अंदर जाता ये देखने के लिए आखिर यहाँ से भागना कैसे है, तब उसके सेल को खाली देखकर गार्ड्स शक में आ जाते और इसका हल भी उसका दूसरा भाई देता है कि हम यहाँ की बार्बर शॉप से कुछ बाल को चुरा लाएंगे और कागज की डमी बनाते हुए उनके सिर पर बाल लगा देंगे, जिससे बाहर से चेक करते हुए वार्डन को यही लगे कि हम लोग अभी भी अंदर लेटे हुए हैं। मॉरिस कहता है कि ये सब तो ठीक है, वेंट को पार करके इस जेल से निकल भी गए तो दिक्कत वाली बात यहाँ पानी का फंस जाता है। पानी को कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां पर तुम्हें बहुत सारे रेन कोट्स मिलेंगे, तुम उन रेन कोट्स को चुरा लेना। वो पैराशूट के होते हैं, उनके अंदर हवा भरकर हम उन्हें एक बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। चार्ली मॉरिस से कहने लग गया कि मुझे भी तो काम दो ना। तब मॉरिस कहने लग गया कि जब मैं वेंटिलेशन के अंदर जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ ध्यान देना है, जैसे ही कोई वार्डन आने लग जाए तो तुम्हें मुझे सिग्नल देना होगा। इसके बाद अब मॉरिस खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन मॉरिस को इस खुदाई के दौरान वेल्डिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहने लगा कि आपके पास जितनी भी माचिस हैं आप प्लीज वो मुझे दे दें, इसके बदले मैं रोज अपने हिस्से का खाना आपके चूहे को देता रहूंगा। लिटमस जिसे चूहा बहुत ही ज्यादा प्यारा था, चूहे के लिए वो मॉरिस का बात मान जाता है। इस माचिस को जलाकर वो चम्मच और नेल कटर की मदद से एक नुकीला औजार भी बना लेता है, जिससे अब उसकी खुदाई का काम आसान और तेजी के साथ हो रहा था।
इस दौरान चार्ली उसका पहरा दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और तभी वार्डन चेकिंग के लिए आ जाता है। इंग्लिंग्स भी क्योंकि मॉरिस का सारा प्लान जान चुका था, वो जल्दी से खड़ा होकर वार्डन को रोक लेता है और उससे बात करने लग जाता है। और उनकी बातें सुनकर चार्ली की आंख खुल जाती है और चार्ली फौरन मॉरिस को सिग्नल दे देता है। उसकी सिग्नल आते ही मॉरिस अपना काम को बंद करते हुए अपने खुदाई के आगे अपना सामान को रखकर बेड पर लेट जाता है, जिससे वार्डन को कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन उसे यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आ जाती है। मॉरिस बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसकी बात को खुशी में बदल देता है कि आपके होते हुए आखिर यहाँ कौन स्मोकिंग कर सकता है। दिखाया जाता है कि मॉरिस यहाँ पर इतनी तो खुदाई कर ली थी कि वो यहाँ से अब बाहर निकल सकता था, लेकिन अब एक और नया दिक्कत खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर जो जाले लगी हुई थी उसे स्क्रूज के जरिए कसा गया था और इन सभी स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई नुकीली चीज चाहिए थी, जिसे वो ठीक अगले ही दिन अपने काम की जगह से चुरा भी लिया था। लेकिन इसे यहाँ से लेकर जाना मुश्किल था। जब वो यहाँ से निकलने लग गया तो मेटल डिटेक्टर पर उसका वो औजार शो हो गया। गार्ड ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से उस औजार को ले लिया। सबको डर लगा कि मॉरिस अब पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस कहीं ज्यादा चालाक निकला। जो औजार उसने पकड़ा हुआ था वो तो उसे बैकअप के लिए लेकर आया हुआ था, ताकि गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि असली औजार तो उसने अपने जूतों में छुपाया हुआ था। इस मेटल के औजार से वो रात होते ही उस जाले को काट लेता है और वेंट के अंदर जाने का अपना रास्ता खोल लिया था। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये था कि अगर वो अभी के टाइम में वेंट ने जाता तो गार्ड्स को ये सेल खाली मिलता और वार्डन को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता। अंदर जाने से पहले इन्हें एक डमी सर चाहिए था, जिसके लिए पहले लाइब्रेरी से किताबें चुराते हैं, उन्हें गीला कर करके एक नकली सर तैयार करते हैं और इसके बाद पेंटर के पेंट चुराकर उस डमी सर को पेंट कर देते हैं और फिर एक ग्लू के जरिए वो बाल जो ये लोग बार्बर की शॉप से चुरा कर लाए हुए थे उसे सर पर लगा देते हैं। इस डमी सर के साथ साथ मॉरिस ने एक डमी दीवार भी बनाई हुई थी, जो बिल्कुल असली दीवार जैसी दिख रही थी। ये कार्डबोर्ड की दीवार उसने इसलिए बनाई हुई थी ताकि किसी को भी इस जगह को देखकर शक ना हो कि इसके पीछे खुदाई की गई है। आखिर में सारी तैयारी पूरी होने के बाद रात में मॉरिस डमी सर को अपनी जगह पर रखते हुए उस वेंट के अंदर चला जाता है। वेंट के अंदर जाने पर उसे बहुत सारे पाइप दिखे थे, जिनके ऊपर चढ़ते हुए वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया था। लेकिन अभी भी बाहर जाने की जगह पर कुछ ग्रिल्स लगी हुई थी, जिन्हें तोड़ना और उन तक पहुंचना नामुमकिन था। नीचे दिखाया जाता कि वार्डन की चेकिंग की बारी आ जाती है। वो जब करीब से गुजरने वाला था तो चार्ली मॉरिस को सिग्नल्स पर सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है, पर न जाने मॉरिस को उसके भेजे हुए सिग्नल्स का पता चला भी था या नहीं। वार्डन जब मॉरिस के रूम के बाहर से गुजरते हैं तो उन्हें मॉरिस के बालों पर शक होने लग गया था और जैसे ही मॉरिस के बालों पर हाथ लगाते हैं तो मॉरिस बोल उठा कि बात क्या सर, आपको मेरे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चार्ली की सांस में सांस आई हुई थी कि मॉरिस टाइम पर अपने सेल में आकर लेट गया हुआ था। खैर अगले दिन मॉरिस अपने ग्रुप में खुशखबरी देता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन उस रास्ते को ग्रिल्स से बंद किया गया है। मैं अकेला उस तक पहुंच नहीं सकता। उन ग्रिल्स तक पहुंचने के लिए मुझे एक और साथी की जरूरत पड़ने वाली है। जॉन कहने लग गया कि मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह से तैयार यानी खोद लिया है। रात को मैं भी वहां जाऊंगा और दोनों मिलकर उस जाल को देख लेंगे। रात होते ही दोनों वेंट के रास्ते से होता हुआ उस वेंट के पास आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो ग्रिल सिर्फ रखी ही नहीं गई थी, बल्कि उन्हें तो वहां पर वेल्ड किया गया था और तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें तोड़ने के लिए एक चेन सॉ की जरूरत लगने वाली थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे से पंखे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को एक आइडिया आता है कि वो इस पंखे के जरिए चेन सॉ बना सकता है। इसलिए वो चार्ली से कहता है कि तुम इस पंखे को अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा लेना। गार्ड्स के चेक करने पर भी उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स के अंदर कुछ नजर नहीं आता और ऐसे काम करने के लिए मॉरिस के हाथ एक और हथियार लग जाती है। पंखे को ड्रिल मशीन में बदलने के बाद मॉरिस और जॉन दोनों मिलकर उस रोड को काटने के लिए जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधे पर बैठाया और मॉरिस उस रोड को काटता है। चेनसो की आवाज को सुनकर गार्ड्स को भी शक होने लग गया। वो भी ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं और इतने में ही ड्रिल मशीन की आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि मॉरिस पहली रॉड काटने में कामयाब हो गया था और बस उसी के जरिए ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। आवाज के बंद होने की वजह से गार्ड भी चेकिंग को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगले दिन वो खुश होकर सभी को खाने की टेबल पर बातें करते हुए बताने लग गए कि उन्होंने सारे रास्ते साफ कर लिए थे। अब उन लोगों को इस जेल में कोई भी रोक कर नहीं रख सकता था। जॉन के भाई से वो पूछता है कि तुम पैराशूट के रेनकोट्स लाए हो? वो कहता है हाँ, सब तैयार है। और ये लोग अब यहाँ से भाग निकलने का प्लान बना लेते हैं। खैर अब ये सभी लोग अपने अपने जेल में वापस आ जाते हैं और इंग्लिश जब सभी लोगों को किताबें बांटने के लिए आता है तो मॉरिस इंग्लिश से कहता है कि आज मैं आखिरी बार तुमसे हैंडशेक करना चाहता हूँ। इंग्लिश ने हाथ तो मिलाया हुआ था, लेकिन वो काफी हैरान था कि आखिर मॉरिस ने ऐसा क्या किया, क्या प्लान बनाया जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो इस टाइम जेलस लग रहा था। खैर वो यहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद वार्डन मॉरिस के सेल की चेकिंग करने के लिए आता है। ऐसे जैसे किसी ने उनकी खबर दे दी थी कि मॉरिस यहाँ से भागने वाला है। वो यहाँ की एक एक चीज की तलाशी लेने लग जाते हैं। उस जगह को भी देखने लग गए जहाँ से मॉरिस ने खुदाई की हुई थी, लेकिन
लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मॉरिस ने सारे सबूत पहले ही छुपा दिए थे। उस सुरंग के आगे भी नकली कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इनको जरा सा भी शक नहीं हुआ। वार्डन ने कहा खबर तो सही था, एक काम करना, सुबह होते ही मॉरिस का सेल ही चेंज कर देना। लेकिन सुबह होने की नौबत आखिर कहाँ होने वाली थी। आज रात सभी ने रात के ठीक 2 बजे वेंट से निकलकर दूसरे फ्लोर पर मिलने का प्लान बनाया हुआ था। प्लान बनाते वक्त तो चार्ली के अंदर तो काफी हिम्मत थी, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता गया वो बहुत ही ज्यादा पैनिकी हो गया। मॉरिस और बाकी तीनों लोग तो वेंट के अंदर पहुंच भी गए और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते रहे। लेकिन जब चार्ली नहीं आया तो मजबूरन तीनों को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक भाग रहे थे और यहाँ बैठा हुआ चार्ली रो रहा था। उसकी आजादी अब उसके हाथ से दूर जा रही थी। आखिर वार्डन की चेकिंग के बाद उसने काफी हिम्मत बनाते हुए फैसला किया कि अब वो भी यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन वेंट के अंदर जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि ऊपर जाने वाला रास्ता उसके हाइट से बहुत ही ज्यादा दूर था और वो दोनों अब जा चुके थे और अब उसकी आजादी का सपना खत्म हो गया था। अफसोस करता वो वापस अपने सेल में आ जाता है। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ की गार्ड्स के नजरों से बचते हुए जेल के आखिरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और बारी बारी से वो तीनों फेंस की दीवार पर चढ़ते हुए इस जेल से फाइनली आजाद हो जाते हैं। अब बस इन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए ये रेन कोट्स को बांधकर उसके अंदर मुंह से हवा भरने लग गए ताकि उसे एक बोट बनाई जा सके। हालांकि मुंह से हवा भरने में काफी ज्यादा ही टाइम लग रहा था, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद आखिर इनकी बोट तैयार हो ही जाती है और ये लोग यहाँ से निकलकर रातों रात भाग गए। सुबह जब हुआ तो गार्ड सारे सेल्स की चेकिंग के लिए आते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के सेल के पास पहुंचे तो चार्ली ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे किसी ने उसे कुछ बोल दिया हो। वो दुखी था कि कल वो अगर हिम्मत कर लिया होता तो यहाँ से वो भी बाहर निकल जाता। उसकी हालात को देखते हुए वार्डन को भी उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए जब आगे मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ा और उससे पूछता है कि क्या मॉरिस अभी तक सो रहा है। उसके पूछने पर भी मॉरिस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब गार्ड को गलत लगने लग जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उन्हें वहां पर बस मॉरिस की डमी मिलती है और इन्हें ये पता चल जाता है कि मॉरिस उनकी आंखों में धूल झोंककर इस जेल से भाग चुका है। पूरे जेल के अंदर अलार्म बज उठे। उन्हें पूरे जेल में ढूंढा जाता है, लेकिन जब ये लोग पूरे जेल में भी नहीं मिलते तो समुंदर के अंदर भी उन तीनों को तलाश किया जाता है, लेकिन वो तीनों वहां पर भी नहीं मिलते। यहाँ का वार्डन, जिसकी नाक बहुत ऊंची थी कि कोई भी कभी उसकी नजरों से बचकर नहीं गया हुआ था, अब उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इवन अथॉरिटीज उसे बुरा भला कहने लग चुकी थी कि कैसे 3 कैदी उसकी नजरों से बचकर भाग निकले। उसके पास अब कोई जवाब ही नहीं बचा हुआ था। वो अब अपने आदमियों से कहता है कि सभी न्यूज़पेपर में ये बात फैला दो कि जिन तीनों कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उन्हें हम लोगों ने पकड़ लिया है। वो समुंदर के ठंडे पानी में पार न कर पाने की वजह से मारे गए हैं। चाहे जो कुछ भी हो, ये बाहर लीक नहीं होनी चाहिए कि इस जेल से कोई भाग भी सकता है, नहीं तो हमारे जेल की रेपुटेशन गिर जाएगी। वो अपने लोगों से ये भी कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मानने वाली तो बात भी नहीं है कि वो इतने ठंडे समुंदर को पार करके निकल जाएं। जरूर वो समुंदर के अंदर मर गए होंगे और हमें उनकी लाशें नहीं मिल रही। ये उसने पता नहीं अपने दिल को या फिर अपने लोगों को बहलाने के लिए कहा हुआ था। अंदर ही अंदर वो भी जान चुका था कि मॉरिस सच में बच निकला होगा। खैर, उसकी ये सारी सियासतें भी काम नहीं आती। अथॉरिटीज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और आखिर में अल्काट्राज को बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इतना खर्च करके इतनी दूर जेल बनाने की जरूरत ही क्या है, जब अल्काट्राज भी एक आम जेल की तरह ही जेल है जो यहाँ से भी कैदी भागकर निकल जा रहे हैं। इस तरह अल्काट्राज जेल हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उस जेल के बंद होते ही ये सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखना ना भूलें।